रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड हार्टेड क्रिमिनल एपिसोड 13। सूर्यवंशी हाउस। सभी लोग अभी भी मान की तरफ देख रहे थे जो बेफिक्री से अपने भाई के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। दो लोग जो देश में काफी पावरफुल थे उस छोटी सी पार्टी में आकर उसे काफी बड़ा बना चुके थे और वहां मौजूद हर एक इंसान से कांटेक्ट बनाना चाहता था, पर उन दोनों के पास से आ रहा ऑरा उन्हें उनसे दूर रहने की सलाह दे रहा था। कई सारे आदमी मान के साथ खड़ी चाहत की तरफ देख रहे थे जो इस समय एक ब्यूटीफुल और एलिगेंट लेडी लग रही थी। चाहत की खूबसूरती काफी ज्यादा थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी खूबसूरती के पीछे कितने लोग पागल हैं। वो खुद को आम लड़कियों की तरह नहीं समझती थी क्योंकि वो उनसे बहुत अलग थी। उसे सजना संवरना, यहाँ तक कि खुद के लिए कपड़े चुनना भी नहीं आता था। ये कहना गलत नहीं था कि वह एक रोबोट थी जिसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया था और अब वो धीरे धीरे इंसान बन रही थी। मान ने अपनी नजरें आसपास घुमाई और वह मौजूद सारे जेंट्स को चाहत को घूरता हुआ देख वह गुस्सा हो गया। उसने चाहत के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और वार्निंग भरी नजरों से सबको देखा। मान की आंखों में गुस्से को देख सबने अपनी नजरें फेर ली। चाहत ने अपना सिर उठाकर मान को देखा जिसका चेहरा हमेशा की तरह कूल नहीं था और वो इस समय काफी सीरियस दिख रहा था। उसने कहा, क्या बात है? मान मुस्कुराया और उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम बस मेरे साथ रहो। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ गया। चाहत को मान का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था पर वो चुपचाप उसके साथ बैठ गई। वो लोग वहां हो रही संगीत सेरेमनी को देख रहे थे। इस समय अविनाश और खुशी कपल डांस कर रहे थे। विराज जो मान के साइड में बैठा था उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारी होने वाली दुल्हन किसी और के साथ डांस कर रही है, पर जो भी हो उन दोनों की जोड़ी कमाल की है। वैसे वो तुमसे ज्यादा अच्छी उसके साथ लग रही है। विराज ने मान को घूर कर देखा और कहा, अगर तूने दोबारा कोई बकवास की तो मैं तेरा अभी के अभी डिवोर्स करवा दूंगा और वह करने के लिए मुझे सिर्फ तेरी शादी के बारे में मिस्टर वनराज खुराना को बताना होगा। ये सुनते ही मान चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने मुंह बनाकर कहा, आप हमेशा मुझे डेट की धमकी क्यों देते हैं? विराज ने कुछ नहीं कहा, वह अपने सामने दिख रहे नजारे को घूर रहा था। अविनाश खुशी को अपने करीब खींचते हुए डांस कर रहा था और खुशी काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब फंक्शन खत्म हुआ और सारे गेस्ट जाने लगे तो विराज ने खुशी के पास आकर कहा, अगेन कांग्रेचुलेशन, आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी बनी रहे। ये कहते हुए उसने अविनाश से हाथ मिलाया और उसके हाथ की पकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी कि अविनाश को ऐसा लगा कि उसका हाथ किसी भी पल टूट सकता है। उसने जल्दी से अपना हाथ विराज के हाथों से खींचा और उसे देखने लगा। विराज मुस्कुराया और उसने विवेक जी से कहा, मैं शादी में भी शामिल होऊंगा। आफ्टर ऑल मिस खुशी ने मेरी कई बार जान बचाई है। ये कहकर उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खुशी को देखा और वहां से चला गया। मान और चाहत अभी भी वही खड़े थे। चाहत ने खुशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम घर चल रही हो? ये सुनकर विवेक जी की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? खुशी ने चाहत को अपनी तरफ खींचा और कहा, यह मेरी दोस्त है और हम साथ में ही रहते हैं। ये सुनकर विवेक जी की भावें बन गई। वह ध्यान से चाहत को देख रहे थे और उसकी आंखों को देखते ही उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। मिलिट्री से रिलेटेड हर एक इंसान जो काफी समय पहले उससे जुड़ा था वह चाहत की आंखें देखकर हमेशा दुर्गा को याद करने लगता था, जिसका चाहत कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी उसकी पुरानी जिंदगी में थी। उसकी आंखों में अभी भी सिर्फ लोगों को मौत दिखती थी जिसे देखकर वह कांप जाते थे। अविनाश ध्यान से चाहत की तरफ देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस। चाहत ने एक बार अविनाश के हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को मिला लिया। जैसे ही चाहत के कोमल हाथ में अविनाश के हाथों को छुआ अविनाश खुश हो गया, पर कुछ ही पलों बाद उसकी खुशी गायब हो गई। चाहत उसके हाथ को इतने जोर से प्रेस कर रही थी कि कुछ पल बाद उसके हाथों की कुछ हड्डियां टूट गई और अविनाश जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथ को पकड़ा, उसकी हाथ की 2 फिंगर्स की हड्डियां टूट चुकी थी और वह बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाजुक सी लड़की जिसे वह हाथ मिला रहा था उसमें इतनी ताकत कैसे है। मान ने चाहत के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर अविनाश, संभाल के, खूबसूरती हमेशा खतरा होती है और आपको उससे दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो चाहत को देखकर वहां से चला गया। कार में बैठने के बाद मान ने शांति चाहत की तरफ देखा और कुछ पल बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार सच में तुमने उसका हाथ तोड़ दिया, तुम भी कमाल हो, चलो घर चलते हैं। चाहत खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने कहा, अपार्टमेंट?
मान ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दी। कुछ ही पल बाद वो लोग उस अपार्टमेंट पर थे जहां पर खुशी का घर था। घर में एंटर होते हुए चाहत ध्यान से उसे देखने लगी। जगह जहां खुशी ने उसे रहने दिया थी और उस जगह से उसकी कई सारी यादें जुड़ी थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह घर उसका नहीं है, वह उस लड़की का घर था जिसने उसे जिंदगी जीना सिखाया था और उसे बताया था कि हंसना क्या होता है। वो खुशी की तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसमें वो मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। उसने फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या सब ठीक होगा? वह नहीं जानती थी कि उसे कुछ दिनों से अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और प्रत्युष बजाज से मिलने के बाद उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई थी। मान ने उसे पीछे से गले लगाते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और कहा, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? चाहत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वह नहीं जानती थी कि लोगों को याद करना कैसा होता है, पर जब वह उस फीलिंग को महसूस कर रही थी तो वह उससे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा, ये बुरा है। मान जानता था कि चाहत इन सब बातों से अनजान है। उसने उसे अपने साथ सोफे पर बैठाते हुए कहा, ये बुरा नहीं है, हम उसी इंसान को याद करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, और तुम्हारी फीलिंग गलत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें खुशी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तुम इतना मत सोचो, वह ठीक है, और वैसे भी वह अपने आप में इतनी हिम्मत रखती है कि वह अकेले ही उन सब का सामना कर सकती है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह क्यों विवेक धनराज की बातें सुन रही है। मैंने देखा था कि विवेक धनराज किस तरह उसे हर चीज को करने के लिए फोर्स कर रहे थे और खुशी चुपचाप वह सारे काम कर रही थी। उस नाम को सुनते ही चाहत की आंखें गहरी हो गई। विवेक धनराज, वो जानती थी कि वह इंसान खुशी का पिता नहीं है और वह इसी कारण से उसके साथ ऐसा बीएफ कर रहा है, लेकिन चाहत ना ये बात कभी खुशी को बताने वाली थी ना किसी और को, क्योंकि वह राज सिर्फ उसका था। आह भरते हुए उसने कहा, मैं कुछ बनाती हूँ। मान सोफे पर लेट गया और उसने अपनी आलसी आवाज में कहा, हाँ जल्दी से कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चाहत मुड़ी और उसने उस इंसान को देखा जिसे पार्टी में सब पागलों की तरह मिलना चाहते थे, क्योंकि वो बिजनेस टाइकून था, लेकिन घर में वो इस समय एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो अभी अभी स्कूल से आया हो। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अपने कपड़े बदले और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। चाहत को किचन में जाता देख मान उठा और उसके पीछे चला गया। उसने अपना ब्लेजर साइड में फेंका और अपने आस्तीन को फोल्ड करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बिना कुछ कहे चाहत ने सब्जियों का बाउल उसकी तरफ कर दिया। मान ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी बुरी हो तुम, अपने पति से काम करा रही हो। चाहत अपने हाथ में एक चाकू लेकर खड़ी थी। उसने घूर कर मान को देखा। मान उसकी वार्निंग को समझते हुए चुपचाप सब्जी काटने लगा। वो दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन मान खाना बनाने से ज्यादा चाहत को परेशान कर रहा था। आह भरते हुए चाहत मुड़ी और उसने मान की तरफ देखा जो उसके बालों से खेल रहा था। उसने कहा, बाहर जाओ। ये सुनकर मान ने छोटा सा मुंह बनाया और कहा, क्या तुम मुझे भगा रही हो? नहीं, तुम मुझे नहीं भगा सकती। अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, कोई अपने पति को ऐसे भगाता है? चाहत उसके मुंह से बार बार हस्बैंड वर्ड सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को उसके गले पर रखा और कहा, फिर से कहो। उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि वह चाकू उसे लग जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से ही हथियारों से खेला है और कई लोगों का खून बहाया है, इसीलिए वह जानती थी कि कितने फोर्स से नाइस को पकड़ना है। लेकिन मान इस बात से अनजान था और वह बुरी तरह घबरा गया। उसने नकली आंसू बहाते हुए कहा, देखो देखो, शादी एक हफ्ता नहीं हुआ और पति को मार रही है जैसे मैंने इस पर कौन सा जुर्म कर दिया हो। ए भगवान, ऐसी पत्नी किसी को मत देना। चाहत ने अपनी ग्रिप नाइफ पर टाइट करते हुए उसे मान की तरफ बढ़ा दिया। इस समय मान दीवार से सटकर खड़ा था और चाहत उसके सामने। चाहत अपना सिर उठाकर उसे घूर रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती मान ने वह किया जिसके बाद चाहत पूरी तरह सुन्न हो गई। बजाज विला। प्रत्युष बजाज मतलब नैतिक तिवारी खिड़की के पास खड़े होकर बड़े से चांद को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थी और उसे बार बार चाहत का चेहरा याद आ रहा था। उसने धीरे से कहा, ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके जैसी हो? तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो, और अगर तुम उसके जैसी हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि उस इंसान से जुड़ी हर एक चीज और उस इंसान के जैसा दिखने वाला हर एक शख्स इस दुनिया में रहने की इजाजत नहीं रखता है। ये कहकर वह मुड़ा और उसने अपने हाथ में पकड़े बेल्ट को देखा और फिर बेड पर लेटी लड़की जिसका शरीर जख्मों से भरा था, मोनिका, जो अभी अभी रिकवर हुई थी। प्रत्युष बजाज उसे सुबह से परेशान कर रहा था और आखिर में जब वह थक गया तो उसने अपने बेल्ट से उसे मारना शुरू कर दिया। मोनिका का शरीर नीले और लाल निशानों से भरा हुआ था। वह इस तरह बेड पर लेटी थी जैसे उसमें जान ही ना हो, पर उसकी धीमी सांसें ये बता रही थी कि वह अभी भी जिंदा है। प्रत्युष बजाज ने अपने बेल्ट से उसके गले को दबाते हुए कहा, तुम अभी भी जिंदा हो क्या? तुम्हें ये जिंदगी पसंद है या फिर मौत तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करती?
मोनिका अपनी सांसों को जाता हुआ महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से अपने हाथों को हिलाया क्योंकि उन्हें झटपट आने के लिए उसमें ताकत नहीं थी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल और फिर सफेद होने लगा। आखिर में जब वह अपनी सांसों को छोड़ने वाली थी, प्रत्युष बजाज ने वो बेल्ट हटा दिया। मोनिका जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने लगी। इस बात से तो वो खुद भी अनजान थी कि क्यों इतने सारे टॉर्चर को सहने के बाद वह मर नहीं रही है। वो सच में मर जाना चाहती थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को खत्म कर सके। वो चाहती थी कि जिस टॉर्चर को वह सह रही है वो उसके दर्द को बर्दाश्त न करने के कारण वह मर जाए, लेकिन शायद उसका शरीर इस बात से इनकार कर रहा था और वह उसे उस जुल्मों को सहने को कह रहा था जो प्रत्युष बजाज उसे दे रहा था। नैतिक तिवारी ने उसके बाल को जोर से पकड़कर खींचा और उसके चेहरे पर अपने नाखूनों को गड़ाते हुए कहा, तुम पहली लड़की हो जो अब तक जिंदा है। मैं तुम्हें उन सब लड़कियों के बीच में गाड़ दूंगा जहां पर मैंने बाकियों को मारकर गाड़ा है। तुम उनकी रानी रहोगी, पर जिंदा रहकर नहीं, मरने के बाद। ये कहकर उसने जोर से मोनिका को बेड से नीचे धकेल दिया। मोनिका के जमीन पर गिरते ही सफेद फर्श लाल खून के साथ दिखने लगा। शरीर से बह रहा खून उस सफेद टाइल्स को लाल रंग में रंग रहा था। वो नजारा इतना दर्दनाक था कि कोई भी उसे ना देख सके, पर प्रत्युष बजाज उसे देखकर गंदे तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल उसके ऊपर डाल दी। जलन के एहसास से मोनिका चिल्लाने लगी, लेकिन नैतिक तिवारी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे तड़पता हुआ देख रहा था। आखिर में बर्दाश्त न करने के कारण मोनिका बेहोश हो गई। प्रत्यक्ष बजाज ने देखा वो लड़की जो उस हद तक सहती थी जब तक उसका शरीर और दिमाग सुन्न ना हो जाए, वो उसके सामने पड़ी थी। उसे उठाते हुए उसने उसे बेड पर फेंका और एक नज़र उसे देखकर कमरे के बाहर चला गया। बाहर आते ही उसके होठों पर जो शैतानी भरी मुस्कुराहट थी वो एक गंभीर भाव में बदल गई। जॉन जो कि बाहर ही खड़ा था, उसने कहा, हमें मान खुराना की वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ना ही उसकी बर्थ और ना ही उसकी एजुकेशन। यहाँ तक कि हम ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि वह इस शहर में कैसे आए। ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया में एडजस्ट नहीं करती थी और अचानक से ही यहाँ पर आ गई हो। ये सुनकर प्रत्युष बजाज की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, इंटरेस्टिंग, मुझे भी लड़की पहले ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। पता करो वह क्या करती है और कहाँ जाती है। मुझे उसकी सांस लेने की तक डिटेल चाहिए। ये सुनकर जॉन कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने अपनी आवाज को कम करते हुए कहा, सर, हमने 2 लोगों को भेजा था, पर हमें उनके बहुत बुरी हालत में मिले। एक इंसान का सिर कटा हुआ था और दूसरे का हाथ। उन दोनों की आंखों को निकाल लिया गया था। ये सुनकर नैतिक तिवारी की आंखों में चमक आ गई। ऐसी मौत जो भयानक से भी डरावनी हो सिर्फ दुर्गा दे सकती थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसके और करीब पहुंच रहा हो। सूर्यवंशी हाउस खुशी अपने बेड पर लेटी सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खाली थी और उसकी नजर अपने हाथ में पहने अंगूठी पड़ी। उसने धीरे से उस अंगूठी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने धीरे से कहा, क्यों विराज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत आओ मेरे करीब। प्यार वह शब्द है जिससे मैं नफरत करती हूँ और आज वह नफरत और बढ़ गई है। ये कहते हुए खुशी को विवेक जी का बिहेवियर याद आ रहा था जो आज उसके लिए था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उसका पिता होकर भी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसने जोर से चादर को पकड़ा। वह चिल्लाना चाहती थी पर वह ये भी नहीं कर सकती थी। अपने अंदर भरती जा रही नफरत को अब खुशी और सहन नहीं कर पा रही थी। वह अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। बिना अपनी आंखें खोले वो उस विराज को पहचान गई। उसने जोर से उस हाथ पर अपना हाथ रखा और रोने लगी। उसे इस वक्त उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे संभाल सके। विराज जो सूर्यवंशी हाउस से निकलने के बाद पीछे के दरवाजे से खुशी के कमरे में आ चुका था, वो कब से उसे नोटिस कर रहा था और जब उससे नहीं रहा गया तो उसने उसे जाकर गले लगा लिया। उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा, शांत हो जाओ। खुशी ने अपने धुंधली आंखों से विराज को देखा और उसे जोर से गले लगा लिया। वो अभी भी रो रही थी। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? विराज को खुशी की दर्द भरी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने खुशी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसके होठों पर किस कर दिया। उसे खुशी को शांत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। खुशी भी इस समय इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी और उसने भी विराज को किस बेक किया। उसके आंसुओं की कड़वाहट उस किस को डीप से पेशनेट करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी अपने सारे इमोशंस उसके जरिए निकाल देना चाहती हो। विराज ने उसे तब तक खुद से अलग नहीं किया जब तक खुशी खुद से दूर नहीं हुई। अब खुशी ने रोना बंद कर दिया था और वह अपनी लाल हो चुकी नाक और सूजे हुए आंखों से विराज को देख रही थी। उसने अपनी नाक को पोंछते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? जब देखो मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो।
विराज हंसा। खुशी अब पहले जैसा बिहेव कर रही थी। उसने उसके सर पर मारते हुए कहा, मेरा घर है ना वहीं जहां तुम हो। खुशी ने उसे घूरा और कहा, नहीं अभी की अभी यहां से जाओ, तुम मुझे कल से परेशान कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। विराज ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, वो तो आ रहा है। खुशी ने उसके सीने पर पंच मारते हुए कहा, गंदे विराज, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हो, तुमने यह बात भी मुझसे छुपाई, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। विराज खुशी की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, तो तुम अभी क्या कर रही हो? खुशी ने यह बात सुन ली थी। उसने विराज के कॉलर को पकड़कर खींचा और कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, मैं तुमसे झगड़ा कर रही हूं, समझ में आया तुम्हें? विराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बचपन से भरी लड़की से प्यार कैसे हो गया, पर शायद वो उसकी मासूमियत और उसके बचपने पर ही फिदा हो गया था। उसने जोर से खुशी को गले लगाया और कहा, ठीक है, हम बाकी झगड़ा कल करेंगे, सो जाओ। खुशी ने अपना सिर उसके सीने से बाहर निकालते हुए कहा, अरे कोई आ जाएगा तुम। पर इसके आगे वो कुछ कहती विराज ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अगर तुम अभी के अभी तक नहीं सोए तो मैं तुम्हारे होठों पर किस कर दूंगा और फिर तुम मुझसे मत कहना कि मेरी गलती थी। ये सुनते ही खुशी चुप हो गई और चुपचाप अपना सिर विराज के सीने पर रखकर सो गई। कुछ ही पल बाद उसे नींद भी आ चुकी थी। विराज उसके सोते हुए चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से उसके गालों को सहलाया और कहा, तुम कितनी जिद्दी हो। ये कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। खुशी का अपार्टमेंट चाहत मान की तरफ देख रही थी, जो सोफे पर उसे गोद में लेकर बैठा था। उसकी एक हाथ में खाने की प्लेट थी और वह अपने दूसरे हाथ से रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर रहा था। जब मान ने देखा कि चाहत रुक गई है तो उसने कहा, तुम रुक क्यों गई? चाहत ने दोबारा प्लेट में से उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का ऐसी हरकत क्यों करता है, पर उसे मान की यही हरकतें बहुत पसंद थी। बचपना और जिंदादिली जो वह अपने साथ लेकर चलता था, चाहत शायद उसी से प्यार करती थी। खाना खत्म करने के बाद मान ने प्लेट साइड में रखी और चाहत के चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो बताओ तुम क्यों परेशान हो? चाहत यह सुनकर चुप हो गई। मान मुस्कुराया। लड़की जो पार्टी से निकलने के बाद से परेशान थी, वो उसे कुछ नहीं कह रही थी। मान जानता था कि चाहत रिजर्व रहना पसंद करती है और अपनी बातों को किसी से नहीं बांटती थी, पर वह चाहता था कि चाहत अपने दिल की बातों को उससे बांटे जो उसे दर्द देती है, लेकिन वो उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता था। जब उसने देखा कि चाहत कुछ नहीं बोल रही है तो उसने उसके माथे से अपने माथे को जुड़ा और कहा, छोड़ो, मुझे लगता है हमें उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। यू नो वॉट, आई वॉन्ट टू किस यू। ये कहते हुए उसने बिना चाहत के जवाब का इंतजार किया, अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। चाहत कुछ पल के लिए हैरान रह गई, पर फिर उसने मान के किस का रिस्पांस देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे वह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब वह अलग हुए तो मान की नजर चाहत के चेहरे पर गई, जिस पर कोई भाव नहीं थे। वो अपना हाथ उठाकर उसके गालों को सहला रहा था। उसने कहा, तुम्हें एक और चीज सीखनी है। चाहत ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। मान ने आगे कहा, एक्सप्रेशंस, तुम्हें अपनी फीलिंग को अपने फेस के एक्सप्रेशन के जरिए बयां करना सिखाना है। मैं चाहता हूं जब तुम खुश हो तो हंसो, जब तुम दुखी हो तो रो, जब तुम नाराज हो तो तुम गुस्सा करो, जब तुम शांत हो तो तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिखे। चाहत, मैं चाहता हूं कि तुम वह इंसान बनो जो तुम मेरे दिल में अपने लिए एक जगह बना कर रखती हो। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस बिहेवियर को बदलो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। चाहत ने कुछ नहीं कहा। वह भी बदलना चाहती थी, लेकिन दुर्गा उसके लिए एक ऐसा नाम था जो उसकी जिंदगी से जुड़ा था और शायद वह उसे कभी नहीं बदल सकती थी, इसीलिए उसे हमेशा कठोर रहना ही पसंद था। अगर वह नाजुक बन गई और किसी गलती से उसने फिर कोई खतरा मोल ले लिया तो इस बार उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए वह रिस्क नहीं ले सकती थी। मान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बाकी बातें कल करेंगे, चलो सोते हैं। ये कहते हुए वो चाहत को उसके कमरे में ले गया और उसे गले लगाकर सो गया, लेकिन चाहत की आंखों में ही नहीं थी। मान के सोते ही वो उठकर खड़ी हुई और उसने साइड में रखे लैपटॉप को उठा लिया। ये कंफर्म करने की बात की मान जगह नहीं है। उसने लैपटॉप पर कुछ किस को प्रेस किया। थोड़ी ही देर बाद एक ब्लैक कलर की स्क्रीन के साथ रेड डॉट दिखने लगा और उसके बाद वहां पर डी अल्फाबेट शो होने लगा। चाहत ने उस पर क्लिक किया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर मिलिट्री और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई। मोस्ट वांटेड लिस्ट में आज भी उसका नाम सबसे ऊपर था और मिलिट्री के सीक्रेट सोल्जर्स में भी उसका नाम सबसे ऊपर था। यह एक बहुत अजीब बात थी कि वह मिलिट्री में एक अच्छे काम के लिए फर्स्ट नंबर पर थी और अंडरवर्ल्ड में अपने बुरे कामों के लिए। चाहत ने उन फाइल्स को इग्नोर किया और साइड में बने एक फोल्डर को खोला।
फोल्डर के अंदर कई सारी तस्वीरें थी। उसने एक तस्वीर देखी जिसमें लड़की जिसकी गहरी नीली आंखें थी और वह अपने गुलाबी गालों के साथ मुस्कुरा रही थी। चाहत उसे देखते हुए कहीं खो गई थी। उसे याद आया कि किस तरह उसकी मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हुई थी। नैतिक तिवारी को मुस्कान एक नजर में पसंद आ गई थी और उसने उसे अपने पास रखने के लिए कहा था, पर चाहत जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, उसने इस काम को करने से मना कर दिया था। वह नैतिक तिवारी के बारे में जानती थी और उसे पता था कि वह उसकी मुस्कान को मौत से भयानक जिंदगी दे सकता है, इसीलिए सबके खिलाफ जाकर वह उसके साथ खड़ी थी। पर जो हुआ वो उसने कभी नहीं सोचा था। उस इंसान ने बीच जंगल में उसी के सामने उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज, उसकी बेस्ट फ्रेंड का रेप करा था। वो नजारा इतना बुरा था कि चाहत उसे कभी नहीं भुला सकती थी। जंजीरों से बंधे होने के बाद भी उसे खोलते हुए उसके हाथों से खून बह रहा था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो इंसान वही नहीं रुका था। उसने अपने साथियों को भी उसके साथ वही करने को कहा था, लेकिन वो लोग उस काम को नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुस्कान की हालत बहुत खराब थी। भले ही वो उस समय 25 साल की थी, पर उसका नाजुक शरीर नैतिक तिवारी के जरिए कुचला जा चुका था। लेकिन वो लोग नैतिक तिवारी की बात ना मानने की गलती नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने भी मुस्कान के साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद असहनीय दर्द से उसने अपनी सांसें छोड़ दी। चाहत और सहन नहीं कर पा रही थी और उसकी भयानक चीख उस शांत जंगल में गूंज उठी जिससे उस सबका दिल कांप गया था। और वो जंजीरें भी चाहत को नहीं रोक पा रही थी। उसने उन्हें तोड़ दिया। उस समय उसकी आंखें मौत से भरी थी। दूसरे दिन खुशी की जब नींद खुली तो उसने आसपास देखा, विराज उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वह उठकर बैठ गई और रात के बारे में सोचने लगी। उसे अपने शरीर से अभी भी विराज के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। उसने खुद को अपनी बाहों में समाया और आंखें बंद करके बैठ गई। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसका दिल क्या चाहता है। वो जितना विराज से दूर होने की कोशिश कर रही थी उतना उसके और नजदीक आती जा रही थी। कुछ पलों बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह हमेशा की तरह खाली थी। थोड़ी देर पहले जो इमोशंस उनमें थे वो पूरी तरह गायब हो चुके थे। वह उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कपड़ों को हटाकर वो शावर के नीचे खड़े हुई गर्म पानी को अपने शरीर पर महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वो थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहती थी क्योंकि नीचे जो फंक्शंस के नाटक चल रहे थे उसे वह जाकर झेलने भी थे। वो चुपचाप शावर के नीचे खड़ी हुई थी कि तभी उसे अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। पानी के कारण वो साफ नहीं देख पा रही थी। उसने कुछ पल तक अपनी आंखों को साफ करा और फिर देखा विराज उसके सामने शर्टलेस खड़ा था और उसका शरीर भी पानी से भीगा था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसने अभी अभी नहाया है। खुशी ने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि विराज वॉशरूम में ही है और अपने कपड़ों को हटाने लगी थी। विराज खुशी से कुछ कहना चाहता था पर कुछ सोचकर वह रुक गया। खुशी को वो करने दिया जो वह कर रही थी, लेकिन जब उसने खुशी को पानी के नीचे खड़ा देखा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। पानी के बूंद खुशी के शरीर पर फिसलते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। गर्म पानी उसको हल्का गुलाबी कर चुका था और वह बहुत ज्यादा एक्टिव लग रही थी। विराज के लिए इतना ही काफी था अपने अंदर के शैतान को जगाने के लिए। इससे पहले कि खुशी कुछ कहती, विराज ने उसके दोनों हाथ को पकड़कर दीवार से सटा दिया। ठंडी दीवार से अपनी पीठ को लगते ही खुशी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक तक विराज चेहरे को देख रही थी और यह सोच रही थी कि कहीं वह सपना नहीं दिख रही। वो अपने ख्याल से बाहर एक दर्द के एहसास से आए। विराज खुशी की गर्दन पर किस करते हुए उसे बाइट कर रहा था। उसका एक हाथ खुशी के पूरे शरीर पर चल रहा था और दूसरे से उसने उसके दोनों हाथ को पकड़ रखा था। खुशी की सांसें तेज थी और वह अपना दिमाग खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह विराज को रोकना चाहती थी पर उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है और वह अपने आप को हिला भी नहीं पा रही है। वो मजबूर नहीं थी पर अपने साथ हो रहे इस प्यारे से एहसास है वह बाहर नहीं आना चाहती थी, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। विराज उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। अब उसने खुशी के हाथों को भी छोड़ दिया था। खुशी का एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा उसके बालों में था। वह अपने नाखूनों को विराज के पीठ में धंसा रही थी। उसकी सांसों की तेज आवाज अब सिसकियों में बदल चुकी थी जो विराज को आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। विराज ने खुशी का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसकी होठों पर किस करने से पहले कहा, आई लव यू। ये कहकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। अपने ठंडे होठों पर विराज के गर्म होठों को महसूस करते ही वह अपने अंदर एक एनर्जी को महसूस कर रही थी। उनका किस बहुत ज्यादा डीप और पैशनेट था। आज पहली बार खुशी विराज से अलग नहीं हो रही थी बल्कि उस पैशनेट लव मेकिंग में उसका साथ दे रही थी। बाथरूम का माहौल बहुत गर्म हो चुका था और खुशी की मीठी आवाज विराज कानों में शहद की तरह घुल रही थी। उन दोनों को नहीं पता चला कि वो दोनों कब तक एक दूसरे को प्यार करते रहे, लेकिन आखिर में खुशी थक कर बर्थटब में सो चुकी थी। विराज उसके साथ ही उस बार्थटब में था और वह उसके थके और मासूम चेहरे को देख रहा था। उसके गालों को सहलाते हुए उसने धीरे से कहा,
मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं रोने दूंगा। कल आखिरी बार था जब तुमने आंसुओं को बहाया था। तुम मेरा प्यार हो और मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। खुशी, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए उसने खुशी के माथे पर किस कर लिया। खुशी सोए नहीं थी और विराज की बातें सुन सकती थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिल सके। वो अपनी बंद आंखें के साथ मुस्कुरा रही थी। विराज ने बर्थटब से बाहर आकर बाथरूम पहना और खुशी को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया। उसने खुशी को अच्छे से साफ करके उसके कपड़े बदले और उसके बालों को सुखाया। वो ये सब बहुत धीरे कर रहा था ताकि खुशी की नींद न टूटे। उसने अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर एक छोटे से बॉक्स से हल्दी लेकर उसके गालों पर लगा दी। वापस उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हमारी हल्दी भी हो गई। ये कहते हुए उसने अपने गाल से उसके गाल को रगड़ा, जिससे खुशी की हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। वो मुस्कुराया और उस कमरे की बड़ी सी बालकनी से कूदकर वहां से चला गया। आधे घंटे बाद खुशी के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खुशी काफी गहरी नींद में थी। बाहर खड़े इंसान ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वो खुशी की मां थी। वो खुशी के पास आई, उसने उसके बालों को सहलाया। तभी उनकी नजर खुशी की गर्दन पर बने दांतों के निशान पर गई। उन्होंने घिरे सी ब्लैंकेट को खींच लिया। खुशी ने स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट पैंट पहनी थी, जिससे उसके शरीर पर बने सारे लव मार्क्स साफ दिख रहे थे, जो बिल्कुल पुराने नहीं थे। खुशी का अपार्टमेंट मान चाहत को पीछे से गले लगाकर खड़ा था। उसने अपना सिर चाहत के कंधे पर टिका रखा था और वो उसकी ब्रेकफास्ट बनाने में मदद कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम रात को क्या कर रही थी? ये सुनते ही चाहत के हाथ जो कुछ कर रहे थे वो रुक गए। पहली बार चाहत की आंखों में घबराहट थी और वो अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस कर रही थी। मान ने आगे कहा, रात में जब मैं सो रहा था मुझे महसूस हुआ था कि तुम मेरे पास नहीं हो, पर शायद मैं कल कुछ ज्यादा ही थक गया था, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। क्या तुम कल रात हो गई थी? ये सुनकर चाहत ने एक सांस ली और कहा, नहीं। ये सुनते ही मान चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे चाहत नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह मान के आगे खड़ी थी। मान ने रात को चाहत को लैपटॉप में कुछ करते देखा था और जिस तरह वेबसाइट पर वो सर्च कर रही थी उसके बारे में मान ने कभी सुना था और ना ही उसका कवर पेज देखा था। वह कभी भी चाहत के पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब जब वह ये सोच रहा था कि शायद वो कुछ बुरा हो सकता है जिससे उसको ये चाहत की जान को नुकसान हो सकता है, उसने इस बारे में जानने का फैसला किया था। ये सोचते हुए उसकी पकड़ चाहत की कमर पर मजबूर हो रही थी। चाहत ने धीरे से कहा, हो गया। ये कहकर वह मान की तरफ मुड़ी और अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। मान की आंखें जो उसे हमेशा प्यार से देखा करती थी, आज उनमें शक दिखाई दे रहा था। उसने अपनी नजरों को नीचे किया और कुछ नहीं कहा। वो मान की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वहां से जाने ही वाली थी कि मान ने दोबारा उसे पकड़ा और अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए कहा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम कल से ही काफी परेशान हो चाहत। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारा अतीत नहीं जानना, लेकिन अगर तुम्हारे आज में कुछ गलत हो रहा है तो वह तुम्हें मुझे बताना चाहिए। चाहत ने कुछ नहीं कहा। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वह मान को बता सके, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वह अपने पास रखती थी वो सिर्फ लोगों की जान को खतरे में डाल सकती थी, और मान लो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। बिना कुछ कहे उसने अपने सिर उठाया और अपने पंजों के बल खड़े होकर मान के होठों पर किस कर दिया। मान इसके लिए तैयार नहीं था और उसने तेजी से चाहत की कमर को पकड़कर उसे उठा लिया। इस समय चाहत के पैर हवा में थे और उसके दोनों हाथ मान के गले में। यह शायद पहली बार ही था कि चाहत ने आगे से उसे किस किया था। मान डेस्परेटली उसे किस कर रहा था, जैसे यह उनका आखिरी पल हो और इसके बाद वो आगे नहीं जीने वाला हो। दोनों एक दूसरे में बुरी तरह खोए हुए थे कि तभी उन्हें किसी की पीछे से आवाज आई। विराज जो अभी अभी घर पर आया था, उनके इस रोमांटिक मोमेंट को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपने हाथ फोल्ड करके वह दीवार से टिककर खड़ा था। उसने कहा, मान तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर का दरवाजा लॉक करना चाहिए? और अगर तुम्हें अलग अलग जगह पर ट्राई करने का एक्सपीरियंस लेना है तो तुम चाहत को अपने विला क्यों नहीं ले जाते? वहां पर ऐसी कई सारी जगह है जहां तुम अपना लव मेकिंग सेशन कर सकते हो। अपने भाई की आवाज सुनकर मान चाहत से दूर हुआ। उसके गाल इस समय लाल थे और विराज की बातों को सुनकर वो उसे गुस्से से घूर रहा था। चाहत बिना किसी भाव के विराज को देख रही थी। विराज मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों ने अपनी सोल को चेंज कर लिया है? ये सुनते ही मान और चाहत कंफ्यूज हो गए। विराज ने एक्सप्लेन किया, मान लड़कियों की तरह शर्मा आ रहा है और तुम ऐसे खड़ी हो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर मान ने अपने गालों पर हाथ रखा और कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। वो इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। चाहत ने एक नज़र मान को देखा और उसके उस रिएक्शन को देखकर उसकी आंखों में नरमी आ गई। तभी जैसे मान और चाहत को कुछ याद आया हो, उन दोनों ने एक साथ विराज की तरफ देखकर कहा, मुझे बात करनी है।
मान और चाहत ने एक दूसरे की तरफ देखा। विराज आंखें छोटी करके उन दोनों की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उनको उससे क्या बात करनी है। मान नहीं जानता था कि चाहत का क्या सवाल है, पर फिर भी उसने कहा, तुम पूछ लो, मैं बाद में बात कर लूंगा। चाहत ने बाहर जाते हुआ कहा, नहीं, पहले तुम कर लो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मान और विराज ने एक नज़र चाहत के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। विराज मान के साथ लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे को सीरियस लुक के साथ देख रहे थे। आह भरते हुए मान ने कहा, भाई मैं चाहता हूं आप चाहत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। ये सुनकर विराज का चेहरा पहले से भी गंभीर हो गया। वह अपने भाई को उसकी पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर नहीं दे सकता था और ना ही वह उसे ऐसा कोई काम करने दे सकता था, क्योंकि अगर मान को पता चल गया कि चाहत कौन थी और उसका अतीत किया था तो शायद वह बुरी तरह टूट जाए। खुशी का अपार्टमेंट। विराज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मान ने उसे हिलाते हुए कहा, भाई कहाँ खो गए आप? चाहत के बारे में पता करोगे ना? विराज ने मान की तरफ देखा जो इस बात को लेकर काफी सीरियस दिख रहा था और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर मान की आंखें गहरी हो गई। उसका भाई जो सीक्रेट एंड सीरियस क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था, उसके लिए ये काम चुटकियों का खेल था, लेकिन फिर भी वह इस बारे में कोशिश करने को कह रहा था। अब मान को ये सारा माजरा और उलझा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विराज पहले से ही इस बारे में जानता है, लेकिन इस वक्त वह कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अगर वह कुछ कहेगा तो सब मिलकर उससे सच को छुपाने की कोशिश करेंगे, जो वह होने नहीं दे सकता था। उसने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाहत आज ऑफिस नहीं आ रही है, वो सूर्यवंशी हाउस जाएगी। आप उससे बात कर लीजिए कि उसे क्या कहना है। विराज ने आह भरी। उसका छोटा भाई जिद्दी था और अगर वो कुछ करना चाहता था तो वो करके रहता था। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सी कंपनी थी। एक लड़का 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी को शुरू करने का फैसला लेता है और 25 साल की उम्र में उसे वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में शामिल करता है। और जब ऐसा इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। विराज जानता था कि अगर उसने कुछ ढूंढ के मान को नहीं बता तो वो लड़का जरूर उस सच तक पहुंचते हुए किसी खतरे में पड़ जाएगा। वो अपने ख्यालों में ही था कि उसे अपने पीछे एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, यहाँ बैठो। चाहत जो विराज के पीछे ही खड़ी थी वह आगे आई और सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिना किसी भाव के था और वो विराज के चेहरे को देख रही थी। विराज ने अपना सिर झुकाकर अपने फोन में कुछ करते हुए कहा, तुम्हें क्या बात करनी थी? वह उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि चाहत की आंखें कभी भी किसी तरह की खुशी या इमोशन को दूसरों के सामने नहीं दिखाती थी। जब भी कोई और उसकी आंखों में देखता था उन्हें वहां सिर्फ खून और मौत दिखती थी। वह आंखें सिर्फ एक ही इंसान के लिए नर्म और प्यार से भरी होती थी और वह था मान। चाहत ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें अंगूठी कहाँ से मिली? ये सुनते ही विराज की भावें तन गई। उसने उसकी तरफ देखा। चाहत का चेहरा काफी सीरियस था। उसने कहा, मैंने उसे खरीदा है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? चाहत आंखें छोटी कर कर उसे देख रही थी। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर विराज मुस्कुराया। उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे वह कहां से मिली होगी? मुझे सोचने दो। मुझे लगता है वह मुझे शायद लंदन के रॉयल एग्जीबिशन से थोड़ी दूरी पर एक पार्क में पड़ी मिली थी। हाँ, ऐसा हो सकता है। शायद उस समय कोई लड़की उसे गिराकर भाग गई थी। तुम जानती हो, उस लड़की ने वहां से जाने से पहले 2 लोगों का गला काट दिया था और तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारा चेहरा है। ये कहते हुए उसने अपनी एक उंगली चाहत के चेहरे की तरफ करी। चाहत अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप विराज की बातें सुन रही थी। विराज ने आगे कहा, मैं उस लड़की से कई बार मिल चुका हूं, या यूं कहें हमने कई काम साथ में किए हैं, पर फिर वह मर गई। उसकी मौत भी बहुत भयानक थी। आखिर कौन है 20 साल की लड़की 200 लोगों को अपने साथ लेकर मरती है? तुम बताओ, क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा? ये कहते हुए विराज अपनी सख्त आंखों से चाहत की तरफ देख रहा था। चाहत उस समय को याद कर रही थी जिस समय वह भूल चुकी थी कि वह इंसान है और उसके आसपास मौजूद लोग भी जिंदा है। उसे सिर्फ ये दिख रहा था कि वहां मौजूद हर एक इंसान उसकी मुस्कान की जिंदगी को बर्बाद होते देखने के लिए मौजूद था और उनमें से किसी ने उसे नहीं बचाया था। हाथों के खुलते ही वह एक शैतान बन चुकी थी जो सिर्फ खून का प्यासा था। उसने उस जगह को अपने ही बनाए हुए 0001 से ब्लास्ट कर दिया था। वह उसका सबसे खतरनाक इन्वेंशन था जिसे उसने कभी यूज नहीं किया था, पर उस समय जब उसने वह इस्तेमाल किया तो आधे से ज्यादा जंगल तबाह हो चुका था। वह अपने ख्यालों में ही थी कि अचानक उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया और किसी चीज को अपने करीब आने से रोक लिया। चाहत ने सामने देखा एक तेज धार वाला चाकू उसकी तरफ पॉइंट था और उसने उसे उसके सिरे से पकड़ा था। थोड़ी सी भी चूक और वह चाकू सीधा चाहत की स्किन में धंस सकता था।
लेकिन उसने बिना ऊपर देखे ही उसे पकड़ लिया था। उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। विराज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विराज ने चाकू वापस खींचा। चाहत के हाथों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर किसी तरह का दर्द नहीं दिख रहा था। विराज ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को रुमाल से साफ किया और उसे वापस अपनी जूते की साइड में रखते हुए कहा, तो तुम अभी भी यह सब भूल ही नहीं हो। ये कहते हुए वह अपनी जगह पर बैठ गया। चाहत ने साइड में रखे बॉक्स से टिश्यू पेपर उठाए और अपने हाथ से बहे खून को रोकने लगी। वो ये सब खुद के लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वह कमजोर हुई या उस जख्म को मान और खुशी ने देखा तो वह दोनों परेशान हो जाएंगे और चाहत उन दोनों को परेशान नहीं देख सकती थी। विराज उसे ऐसा करते देख मुस्कुराया और कहा, तो दुर्गा को कब से अपने जख्मों की चिंता होने लगी? जिस लड़की ने 15 साल की उम्र में 4 गोलियां खाकर भी उस मिशन को पूरा किया था और 2 महीने तक कोमा में चले गई थी और उठने के बाद भी एक मिशन पर जा चुकी थी, उसे अपने दर्द की चिंता कब से होने लगी? चाहत ने अपना सिर उठाया। अब वो किसी तरह का झूठ नहीं बोल सकती थी और उसने पहले भी ऐसा नहीं किया था। उसने विराज से कहा, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए। विराज ने कहा, तुम इतने समय से कहाँ थी? मुझे ये भी जानना है कि वो हादसा कैसे हुआ। विराज 3 सालों से यह पता करने की कोशिश कर रहा था कि उस जंगल में इतनी सारी मौत कैसे हुई थी। वह जगह चाहत की ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड बेस था, जहां पर वह लोग अपने फर्स्ट बेस के खत्म हो जाने के बाद रह रहे थे और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जहां तक उसे पता था वहां सिर्फ वही लोग जाते थे जिन्हें अपने लिए सबॉर्डिनेट या बॉडीगार्ड चाहिए होता था या फिर किसी ऐसे काम को करवाना होता था जो सिर्फ उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही कर सकते थे। ऐसे बच्चे जिन्हें बचपन से ही खून से नहाना और मांस के टुकड़ों को फाड़ना सिखाया गया हो, वो किसी की जान लेने से नहीं डरते थे और उनके द्वारा दी गई मौत बहुत खतरनाक होती थी। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस थी। चाहत ने सिर उठाकर विराज को देखा और कहा, वो सब खत्म हो चुका है। विराज ने अपने एक हाथ को हिलाते हुए कहा, गलत, सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नैतिक तिवारी जिंदा है जिसे तुमने उस वक्त मारा था। ये सुनते ही चाहत के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, वह नैतिक तिवारी को ढूंढ रही थी और उसे शक हो चुका था कि शायद प्रत्युष बजाज ही नैतिक तिवारी है, लेकिन वो कंफर्म होने से पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे किसी की भी जान खतरे में आए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के बाद उसे पता चल चुका था कि जिंदगी कितनी कीमती होती है और उससे भी ज्यादा कीमती होते हैं वो लोग जो उस जिंदगी में मायने रहते हैं। चाहत ने बिना किसी भाव के कहा, तो तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? विराज ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, जरूर, वैसे भी मैंने कई सालों से दुर्गा के साथ कोई मिशन नहीं किया है। चाहत ने कुछ नहीं कहा और एक नज़र उसके हाथ को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों शेक हैंड कर ही रहे थे कि घर का दरवाजा खुला और एक इंसान वहां से उन्हें गुस्से में घूरने लगा। मान बिल्डिंग से निकलने के बाद अपनी कार में ही बैठा था और वह ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसका भाई और चाहत किस बारे में बात कर रहे होंगे। अंदर आकर उसने देखा कि उसका भाई उसकी वाइफ के हाथ को पकड़कर बैठा था और ये देखकर वो गुस्सा हो गया। मान ने पैर पटकते हुए कहा, भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? चाहत का हाथ छोड़ो। ये कहते वो तेजी से उनके पास आया और उसने उन दोनों को अलग कर दिया। चाहत और विराज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मान वह कैसे आया और उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या उसने कुछ सुना होगा? बजाज एम्पायर आज मोनिका ऑफिस आई हुई थी। उसने एक नी लेंथ ड्रेस पहनी थी जिससे उसके शरीर पर बने निशान साफ देखे जा सकते थे। ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय उसे बार बार देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। कई सारी लड़कियों ने उसे सिंपैथी देते हुए समझाया भी था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उसके साथ ऐसा उसके पति ने किया होगा। उसके शरीर पर बने बेल्ट के गहरे निशान ये बता रहे थे कि उसे कितनी बुरी तरह मारा गया था। उसके चेहरे का एक हिस्सा सुजा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे जो ये बता रहे थे कि वो कई रातों से नहीं सोई है। प्रत्युष बजाज मोनिका को अपने साथ लेकर ही चल रहा था और उसकी नज़र बार बार उसकी तरफ जा रही थी। लड़की जो बुरी तरह पिटने और मॉलेस्ट होने के बाद भी उसके साथ ऑफिस जाने को एक बार में तैयार हो चुकी थी, उसे अब उस पर शक हो रहा था, क्योंकि उसने कई सारी लड़कियों को देखा था जो उसकी दी हुई टॉर्चर को सहते हुए मर जाती थी या खुद को खत्म कर लेती थी, लेकिन ये लड़की बहुत अलग थी। नैतिक तिवारी चाहता तो उसे एक झटके में मार सकता था, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था। वह नहीं जानता था कि क्यों, पर उसे मोनिका के साथ रहना पसंद था। जब भी वह उसके साथ फिजिकल होता था तो उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था वह उसे आज तक किसी से नहीं मिला था।
सूर्यवंशी हाउस चाहत जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद कई सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। हल्के पीले रंग की प्लेन साड़ी और हाथों में पीली चूड़ियों के साथ उसने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था जिसमें गजरे लगे थे। उसके गले में मंगलसूत्र उसे बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उनकी आंखें बार बार चाहत के चेहरे पर आ रही जुल्फों पर जा रही थी और लड़कियां और औरतें उसे जलन भरी नजरों से देख रही थी। खुशी एक बड़े से सोफा पर बैठी थी जो व्हाइट कलर का था। उसने येलो कलर का लहंगा पहना था और फ्लावर से बनी हुई ज्वेलरी पहनी थी। वो इस समय बहुत खूबसूरत दिख रही थी पर उसके चेहरे पर किसी भी तरह का नूर नहीं था। वो बहुत उदास थी और इसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ा हुआ था। उसकी नज़र दूर खड़ी अपनी माँ पर गई जो गुस्से से उसे घूर रही थी। जब सुबह उसकी मां ने उसके शरीर पर निशान को देखा था तो उन्होंने पूछा था कि यह सब कैसे हुआ। तब खुशी ने सीधे कह दिया था कि उनका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उसकी जिंदगी में दखल दे सकती है। खुशी की मां ने कहा, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तुम कैसे किसी और के साथ रिलेशन बना सकती हो। खुशी कड़वाहट से मुस्कुराए और उसने कहा, आप कह तो ऐसे रही है जैसे आप जानती ही नहीं है कि अविनाश के कितने अफेयर है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो अभी भी किसी लड़की के साथ होगा क्योंकि सगाई के बाद से वह घर से जा चुका था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। ये सुनकर खुशी की मां चुप हो गई। वो अच्छे से जानती थी कि अविनाश एक अच्छा इंसान नहीं है। सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन काफी गिरी हुई थी लेकिन उसका परिवार काफी ऊंचा नाम रखता था। वह नहीं जानती थी कि क्यों उनके पति उनकी बेटी की शादी उस घटिया इंसान से करवाना चाहते थे, लेकिन वो विवेक जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। बिना कुछ कहे वो उसके कमरे से चली गई थी। ये देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी मां जिसने उसे जन्म दिया था वही उसकी जिंदगी के साथ खेल रही थी और यह सोचते हुए उसके दिल में एक तेज दर्द हो रहा था। अपने आप को समझते हुए वो तैयार हुई और नीचे आ गई। खुशी अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा और चाहत को देखकर उसकी आंखों की उदासी थोड़ी गायब हो गई। उसने खड़े होकर चाहत को गले लगाया और कहा, तुम आ गई। उसे यकीन नहीं था चाहत आएगी। लड़की जिसे सोशल फंक्शन अटेंड करना पसंद था वो खुशी के लिए वहां खड़ी थी। यह सोचते हुए खुशी को चाहत से अपनेपन का बढ़ता हुआ एहसास हो रहा था जो उसे अपने ही माता पिता से नहीं मिल रहा था। चाहत ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम सुंदर दिख रही हो। वो इस समय एक बड़ी बहन की तरह एक्ट कर रही थी जो अपनी छोटी बहन को प्यार दे रही हो। उन हाथों की गर्माहट से खुशी नहीं जानती थी कि क्यों पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाहत ने उसकी आंखों के आंसू को साफ करते हुए उसे वापस सोफे बिठाया। थोड़ी देर बाद हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई। सारे लोग आकर खुशी को हल्दी लगा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। चाहत साइड में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। रिचुअल्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शादी से रिलेटेड है। चाहत ध्यान से उन्हें देख रही थी। उसके दिल के कोने में उसे ऐसा लग रहा था कि काश उसकी और मान की शादी भी इसी तरह होती। सबके हल्दी लगाने के बाद खुशी ने चाहत की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी। ये सुनकर चाहता आगे आई और वो खुशी को हल्दी लगाने ही वाली थी कि पीछे खड़ी एक औरत ने कहा, तुम कौन हो और तुम उसे हल्दी कैसे लगा सकती हो। सब उस औरत की तरफ देखने लगी। औरत ने चश्मा लगाया था और काफी ज्यादा मेकअप भी किया था। वह घूरकर चाहत की तरफ देख रही थी। उसने आगे कहा, हमने तो कभी तुम्हें शहर में नहीं देखा और तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे पति कहाँ है? क्या वह इस फंक्शन में शामिल नहीं हुआ है या फिर तुम दिखावे के लिए ये सब पहन के घूम रही हो? चाहत उस औरत को घूर कर देख रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसने उसकी शादी को खेल कहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वह काम पर है। यह सुनकर वह औरत मुस्कुराए और उसने कहा, अच्छा, सूर्यवंशी हाउस में हो रहे फंक्शन से इम्पोर्टेंट किसी के लिए कोई और काम भी हो सकता है। आखिर इतना बड़ा इंसान कौन है जो सूर्यवंशी को ऑफर करना चाहता है? ये सुनकर सब चाहत के बारे में बातें बनाने लगे। वहां मौजूद कई सारी औरतें पहले ही उससे जल रही थी और अब वो सब मिलकर चाहत को ताने मारने लगी थी। चाहत को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे उनके इस तरह के टॉपिक को छेड़ना समझ नहीं आया था। वो वहां चुपचाप खड़ी थी। कोई और कुछ बोलता इससे पहले एक नर्म और मीठी आवाज वहां आई, तो आपका कहना है जिस लड़की का पति उसके साथ ना हो वो शादीशुदा नहीं होती? इसका मतलब तो ये जितनी भी औरतें हैं और उनके पति नहीं आए हैं वो सभी अनमैरिड ही है या फिर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। सबने उस तरफ देखा। दरवाजे के पास से एक औरत अंदर आ रही थी। उसने बनारसी पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसके गले में डायमंड का नेकलेस था और उसके खुले बाल उसे और खूबसूरत दिखा रहे थे। उसकी उम्र लगभग 45-50 साल होगी लेकिन उनके चेहरे का ग्लो उन्हें उनकी उम्र से बहुत कम दिखा रहा था। हर कोई वह हैरान था और उस औरत को देख रहा था जिसे देखना बहुत मुश्किल था। औरत जो चाहत को बातें सुना रही थी उसने जल्दी से सामने खड़ी औरत की चापलूसी करते हुए कहा, अरे राखी जी, आप यहाँ।
राखी खुराना ने उस औरत को इग्नोर किया और चाहत के पास खड़े हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हें इनकी बात का जवाब देना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि वह तुम्हारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं? चाहते अपना सिर उठाकर उस कोमल दिल की औरत को दिखा और वह उसे पहचान गई। उसने मान की फोन में राखी जी का फोटो देखा था और यह जानकर कि उसके सामने मान की मां खड़ी है, चाहत की आंखों की शक्ति कम हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां मौजूद सारे लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे और वह अब उन्हें चाहत घमंडी लग रही थी जो वह मौजूद किसी भी इंसान की बात को नहीं सुन रही थी। राखी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। दूसरे लोग तो सिर्फ अपने सवाल रखते हैं, वो नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। राखी जी की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोगों का मुंह बंद हो गया था। राखी जी खुशी की तरफ बढ़ी और उन्होंने उसके चेहरे पर हल्दी लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन। खुशी मुस्कुराए। चाहत खुशी की तरफ देख रही थी। खुशी को हल्दी लगाकर राखी जी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी चाहत ने झुककर उनके पैरों को छू लिया। राखी जी को इसका मतलब तो समझ नहीं आया, पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गई। खुशी ने चाहत को खींचकर अपने पास बिठाया और कहा, तुमने उनके पैर क्यों छुए? चाहत ने खुशी की तरफ देखा और कहा, वो मान की मां है। ये सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, अगर वह मान की मां है तो वह विराज की भी मां होगी, और यह सोचकर कि उसके सामने अभी विराज की मां खड़ी थी और उसने उन्हें अच्छे से नमस्ते भी नहीं किया, उसे बुरा लगने लगा। उसने घूरकर चाहत की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? चाहत सामने देख रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? ये सुनकर खुशी चुप हो गई। बजाज एम्पायर मोनिका अपने सामने रखी फाइल्स को देख रही थी और एक एक कर उन्हें स्टडी कर रही थी। वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आई थी और उसका काफी काम पेंडिंग पड़ा था। प्रत्यूष बजाज अपने हाथ में शराब का गिलास लिए उसी को देख रहा था। लड़की जो अपने शरीर और दिमाग से इतनी थक चुकी थी कि वह शायद ही जिंदा रह सके, इस समय ऐसे काम कर रही थी जैसे काम के अलावा उसे कोई और नजर ही नहीं आ रहा हो। मोनिका ने एक फाइल उठाई और प्रत्यूष बजाज सामने खड़े होते हुए कहा, सर हमारा नया प्रोजेक्ट खुराना कॉरपोरेशन के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एक गलती है। जिस लैंड पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है वह बहुत कमजोर है और वहां पर बनाई जाने वाली बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, और साथ ही वह एक इलीगल जगह है। हमें इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुराना कॉरपोरेशन इससे पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। किसी ने इसे इस तरह हाइड किया है कि कोई यह नहीं समझ सकता कि इस प्रोजेक्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। क्या हमें इसकी जांच करनी होगी? प्रत्यूष बजाज अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देख रहा था। लड़की जिसने एक ही बार फाइल पढ़कर उसके अंदर की गलतियों को ढूंढ लिया था, जबकि उन्हें इतने अच्छे से छुपाया गया था कि खुराना कॉरपोरेशन का कोई इंसान उसे नहीं पहचान पाया था। प्रत्यूष बजाज अपनी आंखों को गहरा कर रहा था। उसने शराब के गिलास को टेबल पर रखा और कहा, यह मैंने ही कराया है। ये सुनकर मोनिका चुप हो गई। वो समझ गई थी कि प्रत्युष बजाज खुराना कॉरपोरेशन को क्यों तबाह करना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुराना कॉरपोरेशन के सीईओ ने उस इंसान को नाराज कैसे कर दिया। हल्दी सेरेमनी के बाद जब खुशी अपने कमरे में पहुंची तो उसे अजीब सा लग रहा था। वह वॉशरूम में गई और अपने शरीर से कपड़े को हटाने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। अब खुशी की आंखें छोटी हो गई थी। वह पूरी जगह को चेक करने लगी। आखिर में जैसे ही उसने क्लोजेट खोला, एक इंसान ने जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। वार्डरोब पूरी तरह खाली था और इसमें खुशी के 2-3 जोड़ी कपड़े रखे थे। अंधेरे में खुशी ने उस इंसान को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, विराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज ने उसके हल्दी लगे ग्लो को सहलाया और कहा, मैं देखने आया था हल्दी लगने के बाद मेरी दुल्हन कैसी दिखती है, लेकिन वह खूबसूरत से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। ये कहते हुए उसने खुशी को अपने और करीब खींच लिया। खुशी ने खुद को विराज से छुड़ाते हुए कहा, विराज मुझे जाने दो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? विराज मुस्कुराया। उसने खुशी को कब्र से बाहर निकाला और उसे आईने के सामने खड़ा कर उसकी ज्वेलरी हटाते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक अपने दिल की बात नहीं मानती हो। वैसे कल की रात बहुत खूबसूरत थी। ये सुनकर खुशी को याद आ गया कि कल वह कितनी वाइल्डली विराज के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसके अंदर भरा दर्द, गुस्सा और नफरत विराज के प्यार से कम हो रही थी, जिसे वह अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इस कारण वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। विराज खुशी के लाल चेहरे को देख रहा था जो हल्दी से भी नहीं छुप रहा था। उसने उस ज्वेलरी को साइड में रखा और खुशी के दुपट्टे को खोलते हुए कहा, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? क्या हम ही पहले कई बार वो नहीं कर चुके हैं?
ये सुनते ही खुशी का मन कर रहा था कि वह वहीं मौजूद पानी के बाथटब में खुद को डूबा ले। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी इंसान की इतना करीब जाएगी और उसके करीब जाने पर उसे एक अच्छा एहसास होगा। विराज ने दुपट्टा हटाकर साइड में रख दिया और खुशी को अपनी तरफ घुमाया। स्लीवलेस ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट खुशी की पतली कमर और गोरी स्किन को दिखा रहा था, जो हल्दी से सुनहरे रंग में बदल गई थी। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, ब्यूटीफुल। खुशी कुछ नहीं कह रही थी। विराज की छुअन से उसका शरीर का अभी भी कांप रहा था। उसने अपनी तेज सांसों के साथ कहा, विराज विराज छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आवाज उसके एक्शन से मेल नहीं खा रही थी। वो उसे और ज्यादा सेड्यूजिंग लग रही थी। विराज ने खुशी को खींचकर शावर की वॉल से सटाया और पानी ऑन कर दिया। गर्म पानी खुशी के शरीर से गुजर रहा था और हल्दी को साफ कर रहा था। विराज धीरे धीरे अपना हाथ खुशी की बॉडी और फेस पर मूव कर रहा था, जिससे उस शांत बाथरूम में खुशी की सांसों की आवाज गूंज रही थी। खुशी को अच्छे से साफ करने के बाद विराज ने उसके कपड़े हटाए और उसे एक बाथ रोब पहना दिया। फिर उसने खुशी को अपनी गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे बेड पर बिठाते हुए वह उसके सामने बैठा और उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? खुशी हैरान होकर विराज की तरफ देख रही थी। उसने अपने फेस पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं लाया था जिससे ये पता चल सके कि वह उदास है, लेकिन फिर भी उसके सामने बैठा इंसान ये जान चुका था और यह सोचकर खुशी की आंखें नम हो गई थी। विराज ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे बताओ। वह उस लड़की की धड़कन और सांसों की खुशबू को पहचानता था, तो वही कैसे नहीं जानता था कि वह उदास है कि नहीं। खुशी ने आह भरी और कहा, सुबह जब मैं सो रही थी तो मिसेज धनराज मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मेरी बॉडी के मार्क्स को देख लिया था, लेकिन यह न पूछकर कि क्या मैं किसी और से प्यार करती हूँ या यह निशान मुझे अविनाश ने तो नहीं दिए हैं। ये ना सोचकर उन्होंने ये सोचा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। तुम बताओ, क्या एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकती है? ये कहते हुए खुशी की आवाज रुआसा हो चुकी थी। विराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। अब उसे मिस्टर और मिसेज धनराज को ये बताना ही होगा कि वह खुशी को नहीं रुला सकते हैं। ये सोचते हुए उसने खुशी का चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, तुम ऐसी नहीं हो, तुम खुशी हो, मेरी खुशी, जो अपने दिल, बॉडी और सोल सबसे प्योर है, जिसे किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह अपने आप को क्या दिखाती है, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान है मैं उससे प्यार करता हूँ। खुशी ने विराज की तरह देखा और उसके गले लग गई। अपने चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा ना विराज, मैं इन सारी चीजों को छोड़कर कहीं चले जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कहीं ले जाओगे? खुशी अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वह विराज की तरफ धीरे धीरे झुकने लगी थी और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगी थी, जो उसने अपने अंदर दबा रखी थी। उसने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कसे और कहा, इसकी जरूरत नहीं होगी, हम यही है कर सब चीजों को ठीक करेंगे। बाहर हाल में चाहत एक सोफे पर बैठी थी। वह जानती थी कि विराज खुशी कमरे में है, इसलिए वह खुशी के पास नहीं गई थी और यह ध्यान रख रही थी कि कोई और भी वहां ना जाए। तभी उसने देखा एक औरत जिसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। वह कुछ सामान लेते हुए आगे चल रही थी और उसके सामने एक टेबल था। उस औरत की उस टेबल से टकराने से पहले ही चाहत ने खड़े होकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। औरत ने अपने सामने से सामान को हटाया और देखा, अगर वह उस टेबल से टकराती तो उसे बहुत चोट लग सकती है। वो अपने सामने खड़ी लड़की को थैंक यू कहने वाली थी कि उसका चेहरा देखकर वह चुप हो गई। चाहत भी उस औरत को ही देख रही थी। विवेक जी वहां आए और उन्होंने दीप्ति जी को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? पर दीप्ति जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी चाहत की तरफ देख रही थी। विवेक जी ने भी सामने देखा और चाहत के चेहरे को देखते ही वह भी हैरान हो गए। कल और आज कुछ काम में बिजी होने के कारण वह अभी तक चाहत को नहीं देख पाए थे, या यूं कहें ध्यान से नहीं देख पाए थे। विवेक जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम कौन हो? चाहत बिना किसी भाव के उन दोनों लोगों को देख रही थी। उसने कहा, मेरा नाम चाहत है, मैं खुशी की दोस्त हूँ। ये सुनकर दीप्ति जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी लड़की वही है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे, या यूं कहे बचपन से ही। लेकिन शायद लड़की उन्हें नहीं पहचानती थी, वह लोग भी उसे इसीलिए पहचान रहे थे क्योंकि चाहत बिल्कुल दीप्ति जी की तरह दिख रही थी जैसी वह जवानी में दिखती थी। चाहत ने प्लास्टिक सर्जरी जरूर कराई थी, पर उसकी स्किन अपने आप ही नेचुरल तरीके से उसके पुराने चेहरे में बदल रही थी और अब वह वैसे ही दिखने लगी थी। हालांकि उसका कलर डार्क से फेयर हो चुका था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसके फेशियल फीचर्स वैसे ही थे। विवेक जी चाहत से कुछ कहने वाले थे कि तभी चाहत का फोन रिंग करा। वह उनसे एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चले गए। दीप्ति ने विवेक जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या आपको लगता है यह वही है? ये सुनकर विवेक जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, यह वही है, इतने सालों के बाद हम उसे पहचान गए, देखा, ये होता है खून का रिश्ता।
दीप्ति जो चाहत की पीठ की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, विवेक जी की आखिरी बात सुनकर उसे बुरा लग गया। उसने धीरे से कहा, खुशी भी हमारी बेटी है। ये सुनकर विवेक जी की आंखें कठोर हो गई। उन्होंने कहा, झूठ, वह हमारी बेटी नहीं है। उसे गलती से हमारे पास भेजा गया था, पर फिर भी हमने उसे सालों से पाला है और अब जब हमें हमारी बेटी मिल गई है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दीप्ति जी निराश हो गई। उन्होंने हमेशा खुशी को अपनी बेटी की तरह पाला था और खुशी वह इंसान थी जिसने उन्हें मां होने का एहसास दिया था। फिर भी वो विवेक जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों उसका पति उस लड़की को पसंद नहीं करता था जो उनके घर में खुशियां लाई थी। वह हमेशा खुशी से चिढ़ा रहता था और उससे नफरत करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुशी को ये बात नहीं बताई कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। इस बात की राहत दीप्ति अपने मन में सोच कर दी थी, लेकिन अपनी असली बेटी को अपने सामने देखकर उसे डर लग रहा था कि जब खुशी को सच पता चलेगा तो क्या होगा। वैसे भी उन लोगों ने उस नन्ही सी बच्ची को कई सारे दर्द दिए थे और उसकी आंखों में ये दिखता था कि वह उन पर दोषी होने की जाम लगा रही है। कॉरिडोर के कोने में चाहत ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक जेंटल और प्यारी आवाज सुनाई दी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, इसीलिए एक बार मुझे कॉल नहीं किया? आवाज को सुनते ही चाहत को ऐसा लगा जो उसके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी वह गायब हो गई हो। वह भी विवेक जी और दीप्ति को पहचानती थी। वह एक तेज दिमाग वाली बच्ची थी और बचपन में अपने माता पिता से अलग होने के बाद इतने छोटे होने के बावजूद भी वो उनके चेहरे को जानती थी और दीप्ति जी का चेहरा काफी हद तक उससे मिलता था। इसीलिए ऐसा कहना नामुमकिन था कि वह अपने माता पिता को ना पहचान पाई हो। वह अपने ख्यालों में कहीं खो गई थी कि फोन पर मान ने कहा, चाहत चाहत। चाहत जल्दी से संस में आए और उसने कहा, ऐसा नहीं है। ये सुनकर उसने कहा, कितनी बुरी हो तुम, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं करना चाहिए? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने उस जमीन पर पैर रखा जहां वो इंस्पेक्शन के लिए आया था। चाहत ने कहा, क्या आप वहां पहुंच गए? मान आसपास देख रहा था। वहां की सराउंडिंग बहुत अच्छी थी और जगह काफी बड़े इलाके में फैली थी। उसने कहा, हाँ जगह तो अच्छी है और यहाँ काम भी अच्छे से हो सकता है, पर जैसा कि मिस्टर बजाज ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में 7 महीने लगेंगे, अब मुझे भी लग रहा है कि शायद इतना समय हमें लग सकता है। ये कहते हुए उसने जमीन की मिट्टी को हाथ में उठाया। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, चाहत एक बार यहाँ आकर देखना चाहोगी? चाहत उसकी आवाज सुनकर सीरियस हो गई। मान बहुत कम ही उसकी मदद मांगता था या फिर उसे कुछ करने को कहता था। उसने जल्दी से कहा, एड्रेस भेजो। मान ने उसे एड्रेस भेज दिया। चाहत ने खुशी को एक मैसेज भेजा कि वह जा रही है और वहां से निकल गई। विवेक जी और दीप्ति चाहत को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह लड़की अपने कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों से उन्हें पता चला कि वह वहां से जा चुकी है और यह सुनकर वह निराश हो गए। खुशी के कमरे में विराज खुशी के गीले बालों से खेल रहा था। उसने कहा, तो तुम्हें तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ याद है? खुशी जो अपने आप को विराज की गर्म बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने धीरे से कहा, वो इतना अच्छा नहीं है इसीलिए मैं उसे भूल गई हूँ। हम खुशी को बचपन से ही किसी ने प्यार नहीं दिया था और सब उससे लगभग नफरत ही करते थे। छोटी सी बच्ची इस बात को समझ नहीं पाती थी और धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई, लेकिन जब भी वो दूसरे बच्चों को अपने माता पिता के साथ प्यार से देखती थी उसे बहुत बुरा लग रहा था। सूर्यवंशी हाउस चाहत जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद कई सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। हल्के पीले रंग की प्लेन साड़ी और हाथों में पीली चूड़ियों के साथ उसने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था जिसमें गजरे लगे थे। उसके गले में मंगलसूत्र उसे बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उनकी आंखें बार बार चाहत के चेहरे पर आ रही जुल्फों पर जा रही थी और लड़कियां और औरतें उसे जलन भरी नजरों से देख रही थी। खुशी एक बड़े से सोफा पर बैठी थी जो व्हाइट कलर का था। उसने येलो कलर का लहंगा पहना था और फ्लावर से बनी हुई ज्वेलरी पहनी थी। वो इस समय बहुत खूबसूरत दिख रही थी, पर उसके चेहरे पर किसी भी तरह का नूर नहीं था। वो बहुत उदास थी और इसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ा हुआ था। उसकी नज़र दूर खड़ी अपनी मां पर गई जो गुस्से से उसे घूर रही थी। जब सुबह उसकी मां ने उसके शरीर पर निशान को देखा था तो उन्होंने पूछा था कि यह सब कैसे हुआ। तब खुशी ने सीधे कह दिया था कि उनका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उसकी जिंदगी में दखल दे सकती है। खुशी की मां ने कहा, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तुम कैसे किसी और के साथ रिलेशन बना सकती हो? खुशी कड़वाहट से मुस्कुराए और उसने कहा, आप कह तो ऐसे रही है जैसे आप जानती ही नहीं है कि अविनाश के कितने
अफेयर है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो अभी भी किसी लड़की के साथ होगा, क्योंकि सगाई के बाद से वह घर से जा चुका था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। ये सुनकर खुशी की मां चुप हो गई। वो अच्छे से जानती थी कि अविनाश एक अच्छा इंसान नहीं है। सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन काफी गिरी हुई थी, लेकिन उसका परिवार काफी ऊंचा नाम रखता था। वह नहीं जानती थी कि क्यों उनके पति उनकी बेटी की शादी उस घटिया इंसान से करवाना चाहते थे, लेकिन वो विवेक जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। बिना कुछ कहे वो उसके कमरे से चली गई थी। ये देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी मां जिसने उसे जन्म दिया था वही उसकी जिंदगी के साथ खेल रही थी, और यह सोचते हुए उसके दिल में एक तेज दर्द हो रहा था। अपने आप को समझते हुए वो तैयार हुई और नीचे आ गई। खुशी अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा और चाहत को देखकर उसकी आंखों की उदासी थोड़ी गायब हो गई। उसने खड़े होकर चाहत को गले लगाया और कहा, तुम आ गई। उसे यकीन नहीं था चाहत आएगी। लड़की जिसे सोशल फंक्शन अटेंड करना पसंद था, वो खुशी के लिए वहां खड़ी थी। यह सोचते हुए खुशी को चाहत से अपनेपन का बढ़ता हुआ एहसास हो रहा था, जो उसे अपने ही माता पिता से नहीं मिल रहा था। चाहत ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम सुंदर दिख रही हो। वो इस समय एक बड़ी बहन की तरह एक्ट कर रही थी, जो अपनी छोटी बहन को प्यार दे रही हो। उन हाथों की गर्माहट से खुशी नहीं जानती थी कि क्यों, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाहत ने उसकी आंखों के आंसू को साफ करते हुए उसे वापस सोफे बिठाया। थोड़ी देर बाद हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई। सारे लोग आकर खुशी को हल्दी लगा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। चाहत साइड में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। रिचुअल्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शादी से रिलेटेड है। चाहत ध्यान से उन्हें देख रही थी। उसके दिल के कोने में उसे ऐसा लग रहा था कि काश उसकी और मान की शादी भी इसी तरह होती। सबके हल्दी लगाने के बाद खुशी ने चाहत की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? ये सुनकर चाहता आगे आए और वह खुशी को हल्दी लगाने ही वाली थी कि पीछे खड़ी एक औरत ने कहा, तुम कौन हो और तुम उसे हल्दी कैसे लगा सकती हो? सब उस औरत की तरफ देखने लगी। औरत ने चश्मा लगाया था और काफी ज्यादा मेकअप भी किया था। वह घूर कर चाहत की तरफ देख रही थी। उसने आगे कहा, हमने तो कभी तुम्हें शहर में नहीं देखा, और तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे पति कहाँ है? क्या वह इस फंक्शन में शामिल नहीं हुआ है, या फिर तुम दिखावे के लिए ये सब पहन के घूम रही हो? चाहत उस औरत को घूर कर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसने उसकी शादी को खेल कहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो काम पर है। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराई और उसने कहा, अच्छा, सूर्यवंशी हाउस में हो रहे फंक्शन से इम्पोर्टेंट किसी के लिए कोई और काम भी हो सकता है। आखिर इतना बड़ा इंसान कौन है जो सूर्यवंशी को ऑफर करना चाहता है? ये सुनकर सब चाहत के बारे में बातें बनाने लगे। वहां मौजूद कई सारी औरतें पहले ही उससे जल रही थी और अब वो सब मिलकर चाहत को ताने मारने लगी थी। चाहत को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे उनके इस तरह के टॉपिक को छेड़ना समझ नहीं आया था। वह वहां चुपचाप खड़ी थी। कोई और कुछ बोलता इससे पहले एक नर्म और मीठी आवाज वहां आई, तो आपका कहना है जिस लड़की का पति उसके साथ ना हो वो शादीशुदा नहीं होती? इसका मतलब तो ये जितनी भी औरतें हैं और उनके पति नहीं आए हैं वो सभी अनमैरिड ही है, या फिर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है? सबने उस तरफ देखा। दरवाजे के पास से एक औरत अंदर आ रही थी। उसने बनारसी पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसके गले में डायमंड का नेकलेस था और उसके खुले बाल उसे और खूबसूरत दिखा रहे थे। उसकी उम्र लगभग 45-50 साल होगी, लेकिन उनके चेहरे का ग्लो उन्हें उनकी उम्र से बहुत कम दिखा रहा था। हर कोई वह हैरान था और उस औरत को देख रहा था जिसे देखना बहुत मुश्किल था। औरत जो चाहत को बातें सुना रही थी, उसने जल्दी से सामने खड़ी औरत की चापलूसी करते हुए कहा, अरे राखी जी, आप यहाँ। राखी खुराना ने उस औरत को इग्नोर किया और चाहत के पास खड़े हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें इनकी बात का जवाब देना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं? चाहते अपना सिर उठाकर उस कोमल दिल की औरत को दिखा और वह उसे पहचान गई। उसने मान की फोन में राखी जी का फोटो देखा था और यह जानकर कि उसके सामने मान की मां खड़ी है, चाहत की आंखों की शक्ति कम हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां मौजूद सारे लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए थे और वह अब उन्हें चाहत घमंडी लग रही थी, जो वह मौजूद किसी भी इंसान की बात को नहीं सुन रही थी। राखी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। दूसरे लोग तो सिर्फ अपने सवाल रखते हैं, वो नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। राखी जी की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोगों का मुंह बंद हो गया था। राखी जी खुशी की तरफ बढ़ी और उन्होंने उसके चेहरे पर हल्दी लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन।
खुशी मुस्कुराए चाहत खुशी की तरफ देख रही थी। खुशी को हल्दी लगाकर राखी जी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी चाहत ने झुककर उनके पैरों को छू लिया। राखी जी को इसका मतलब तो समझ नहीं आया, पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गई। खुशी ने चाहत को खींचकर अपने पास बिठाया और कहा, तुमने उनके पैर क्यों छुए? चाहत ने खुशी की तरफ देखा और कहा, वो मान की माँ है। ये सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा अगर वह मान की माँ है तो वह विराज की भी माँ होगी, और यह सोचकर कि उसके सामने अभी विराज की माँ खड़ी थी और उसने उन्हें अच्छे से नमस्ते भी नहीं किया, उसे बुरा लगने लगा। उसने घूरकर चाहत की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? चाहत सामने देख रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? ये सुनकर खुशी चुप हो गई। बजाज एम्पायर मोनिका अपने सामने रखी फाइल्स को देख रही थी और एक एक कर उन्हें स्टडी कर रही थी। वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई थी और उसका काफी काम पेंडिंग पड़ा था। प्रत्यूष बजाज अपने हाथ में शराब का गिलास लिए उसी को देख रहा था। लड़की जो अपने शरीर और दिमाग से इतनी थक चुकी थी कि वह शायद ही जिंदा रह सके, इस समय ऐसे काम कर रही थी जैसे काम के अलावा उसे कोई और नजर ही नहीं आ रहा हो। मोनिका ने एक फाइल उठाई और प्रत्यूष बजाज सामने खड़े होते हुए कहा, सर हमारा नया प्रोजेक्ट खुराना कॉरपोरेशन के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एक गलती है। जिस लैंड पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है वो बहुत कमजोर है और वहां पर बनाई जाने वाली बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, और साथ ही वह एक इलीगल जगह है। हमें इसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुराना कॉरपोरेशन इससे पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। किसी ने इसे इस तरह हाइड किया है कि कोई यह नहीं समझ सकता कि इस प्रोजेक्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम है। क्या हमें इसकी जांच करनी होगी? प्रत्यूष बजाज अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देख रहा था। लड़की जिसने एक ही बार फाइल पढ़कर उसके अंदर की गलतियों को ढूंढ लिया था, जबकि उन्हें इतने अच्छे से छुपाया गया था कि खुराना कॉरपोरेशन का कोई इंसान उसे नहीं पहचान पाया था। प्रत्यूष बजाज अपनी आंखों को गहरा कर रहा था। उसने शराब के गिलास को टेबल पर रखा और कहा, यह मैंने ही कराया है। ये सुनकर मोनिका चुप हो गई। वो समझ गई थी कि प्रत्युष बजाज खुराना कॉरपोरेशन को क्यों तबाह करना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुराना कॉरपोरेशन के सीईओ ने उस इंसान को नाराज कैसे कर दिया। हल्दी सेरेमनी के बाद जब खुशी अपने कमरे में पहुंची तो उसे अजीब सा लग रहा था। वो वॉशरूम में गई और अपने शरीर से कपड़े को हटाने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। अब खुशी की आंखें छोटी हो गई थी। वो पूरी जगह को चेक करने लगी। आखिर में जैसे ही उसने क्लोजेट खोला, एक इंसान ने जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। वार्डरोब पूरी तरह खाली था और इसमें खुशी के 2-3 जोड़ी कपड़े रखे थे। अंधेरे में खुशी ने उस इंसान को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, विराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज ने उसके हल्दी लगे ग्लो को सहलाया और कहा, मैं देखने आया था हल्दी लगने के बाद मेरी दुल्हन कैसी दिखती है, लेकिन वो खूबसूरत से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। ये कहते हुए उसने खुशी को अपने और करीब खींच लिया। खुशी ने खुद को विराज से छुड़ाते हुए कहा, विराज मुझे जाने दो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? विराज मुस्कुराया। उसने खुशी को कब्र से बाहर निकाला और उसे आईने के सामने खड़ा कर उसकी ज्वेलरी हटाते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक अपने दिल की बात नहीं मानती हो। वैसे कल की रात बहुत खूबसूरत थी। ये सुनकर खुशी को याद आ गया कि कल वह कितनी वाइल्डली विराज के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसके अंदर भरा दर्द, गुस्सा और नफरत विराज के प्यार से कम हो रही थी, जिसे वह अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इस कारण वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। विराज खुशी के लाल चेहरे को देख रहा था जो हल्दी से भी नहीं छुप रहा था। उसने उस ज्वेलरी को साइड में रखा और खुशी के दुपट्टे को खोलते हुए कहा, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? क्या हम ही पहले कई बार वो नहीं कर चुके हैं? ये सुनते ही खुशी का मन कर रहा था कि वह वहीं मौजूद पानी के बाथ टब में खुद को डुबा ले। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी इंसान की इतना करीब जाएगी और उसके करीब जाने पर उसे एक अच्छा एहसास होगा। विराज ने दुपट्टा हटाकर साइड में रख दिया और खुशी को अपनी तरफ घुमाया। स्लीवलेस ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट खुशी की पतली कमर और गोरी स्किन को दिखा रहा था, जो हल्दी से सुनहरे रंग में बदल गई थी। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, ब्यूटीफुल। खुशी कुछ नहीं कह रही थी। विराज की छुअन से उसका शरीर का अभी भी कांप रहा था। उसने अपनी तेज सांसों के साथ कहा, विराज विराज छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आवाज उसके एक्शन से मेल नहीं खा रही थी। वो उसे और ज्यादा सेड्यूसिंग लग रही थी। विराज ने खुशी को खींचकर शावर की वॉल से सटाया और पानी ऑन कर दिया। गर्म पानी खुशी के शरीर से गुजर रहा था और हल्दी को साफ कर रहा था। विराज धीरे धीरे अपना हाथ खुशी की बॉडी और फेस पर मूव कर रहा था, जिससे उस शांत बाथरूम में खुशी की सांसों की आवाज गूंज रही थी।
खुशी को अच्छे से साफ करने के बाद विराज ने उसके कपड़े हटाए और उसे एक बार रोब पहना दिया। फिर उसने खुशी को अपनी गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे बेड पर बिठाते हुए वह उसके सामने बैठा और उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? खुशी हैरान होकर विराज की तरफ देख रही थी। उसने अपने फेस पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं लाया था जिससे ये पता चल सके कि वह उदास है, लेकिन फिर भी उसके सामने बैठा इंसान ये जान चुका था और यह सोचकर खुशी की आंखें नम हो गई थी। विराज ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे बताओ, वो उस लड़की की धड़कन और सांसों की खुशबू को पहचानता था तो वहीं कैसे नहीं जानता था कि वह उदास है कि नहीं? खुशी ने आह भरी और कहा, सुबह जब मैं सो रही थी तो मिसेज धनराज मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मेरी बॉडी के मार्क्स को देख लिया था, लेकिन यह न पूछकर कि क्या मैं किसी और से प्यार करती हूँ या यह निशान मुझे अविनाश ने तो नहीं दिए हैं, यह ना सोचकर उन्होंने ये सोचा कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ। तुम बताओ, क्या एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकती है? ये कहते हुए खुशी की आवाज रुआसा हो चुकी थी। विराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। अब उसे मिस्टर और मिसेज धनराज को ये बताना ही होगा कि वह खुशी को नहीं रुला सकते हैं। ये सोचते हुए उसने खुशी का चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, तुम ऐसी नहीं हो, तुम खुशी हो, मेरी खुशी जो अपने दिल, बॉडी और सोल सबसे प्योर है, जिसे किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह अपने आप को क्या दिखाती है, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान है मैं उससे प्यार करता हूँ। खुशी ने विराज की तरह देखा और उसके गले लग गई। अपने चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा ना विराज, मैं इन सारी चीजों को छोड़कर कहीं चले जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कहीं ले जाओगे? खुशी अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वह विराज की तरफ धीरे धीरे झुकने लगी थी और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगी थी जो उसने अपने अंदर दबा रखी थी। उसने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कसे और कहा, इसकी जरूरत नहीं होगी, हम यही है कर सब चीजों को ठीक करेंगे। बाहर हाल में चाहत एक सोफे पर बैठी थी। वह जानती थी कि विराज खुशी कमरे में है, इसीलिए वह खुशी के पास नहीं गई थी और यह ध्यान रख रही थी कि कोई और भी वहां ना जाए। तभी उसने देखा एक औरत जिसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। वह कुछ सामान लेते हुए आगे चल रही थी और उसके सामने एक टेबल था। उस औरत की उस टेबल से टकराने से पहले ही चाहत ने खड़े होकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। औरत ने अपने सामने से सामान को हटाया और देखा, अगर वो उस टेबल से टकराती तो उसे बहुत चोट लग सकती है। वो अपने सामने खड़ी लड़की को थैंक यू कहने वाली थी कि उसका चेहरा देखकर वह चुप हो गई। चाहत भी उस औरत को ही देख रही थी। विवेक जी वहां आए और उन्होंने दीप्ति जी को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? पर दीप्ति जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी चाहत की तरफ देख रही थी। विवेक जी ने भी सामने देखा और चाहत के चेहरे को देखते ही वह भी हैरान हो गए। कल और आज कुछ काम में बिजी होने के कारण वो अभी तक चाहत को नहीं देख पाए थे, या यूं कहें ध्यान से नहीं देख पाए थे। विवेक जी ने अपनी लड़खड़ा की आवाज में कहा, तुम कौन हो? चाहत बिना किसी भाव के उन दोनों लोगों को देख रही थी। उसने कहा, मेरा नाम चाहत है, मैं खुशी की दोस्त हूँ। ये सुनकर दीप्ति जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी लड़की वही है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे, या यूं कहे बचपन से ही। लेकिन शायद लड़की उन्हें नहीं पहचानती थी, वह लोग भी उसे इसीलिए पहचान रहे थे क्योंकि चाहत बिल्कुल दीप्ति जी की तरह दिख रही थी जैसी वह जवानी में दिखती थी। चाहत ने प्लास्टिक सर्जरी जरूर कराई थी, पर उसकी स्किन अपने आप ही नेचुरल तरीके से उसके पुराने चेहरे में बदल रही थी और अब वह वैसे ही दिखने लगी थी। हालांकि उसका कलर डार्क से फेयर हो चुका था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसके फेशियल फीचर्स वैसे ही थे। विवेक जी चाहत से कुछ कहने वाले थे कि तभी चाहत का फोन रिंग करा। वह उनसे एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चले गए। दीप्ति ने विवेक जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या आपको लगता है यह वही है? ये सुनकर विवेक जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, यह वही है, इतने सालों के बाद हम उसे पहचान गए, देखा ये होता है खून का रिश्ता। दीप्ति जो चाहत की पीठ की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, विवेक जी की आखिरी बात सुनकर उसे बुरा लग गया। उसने धीरे से कहा, खुशी भी हमारी बेटी है। ये सुनकर विवेक जी की आंखें कठोर हो गई। उन्होंने कहा, झूठ, वह हमारी बेटी नहीं है, उसे गलती से हमारे पास भेजा गया था, पर फिर भी हमने उसे सालों से पाला है और अब जब हमें हमारी बेटी मिल गई है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दीप्ति जी निराश हो गई। उन्होंने हमेशा खुशी को अपनी बेटी की तरह पाला था और खुशी वह इंसान थी जिसने उन्हें मां होने का एहसास दिया था। फिर भी वो विवेक जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों उसका पति उस लड़की को पसंद नहीं करता था जो उनके घर में खुशियां लाई थी। वह हमेशा खुशी से चिढ़ा रहता था और उससे नफरत करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुशी को ये बात नहीं बताई कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। इस बात की राहत दीप्ति अपने मन में सोच कर दी थी।
लेकिन अपनी असली बेटी को अपने सामने देखकर उसे डर लग रहा था कि जब खुशी को सच पता चलेगा तो क्या होगा। वैसे भी उन लोगों ने उस नन्ही सी बच्ची को कई सारे दर्द दिए थे और उसकी आंखों में ये दिखता था कि वह उन पर दोषी होने की जाम लगा रही है। कॉरिडोर के कोने में चाहत ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक जेंटल और प्यारी आवाज सुनाई दी, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, इसीलिए एक बार मुझे कॉल नहीं किया। आवाज को सुनते ही चाहत को ऐसा लगा जो उसके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी वह गायब हो गई। वह भी विवेक जी और दीप्ति को पहचानती थी। वह एक तेज दिमाग वाली बच्ची थी और बचपन में अपने माता पिता से अलग होने के बाद इतने छोटे होने के बावजूद भी वो उनके चेहरे को जानती थी और दीप्ति जी का चेहरा काफी हद तक उससे मिलता था, इसीलिए ऐसा कहना नामुमकिन था कि वह अपने माता पिता को ना पहचान पाए हो। वो अपने ख्यालों में कहीं खो गई थी कि फोन पर मान ने कहा, चाहत चाहत। चाहत जल्दी से संस में आए और उसने कहा, ऐसा नहीं है। ये सुनकर उसने कहा, कितनी बुरी हो तुम, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं करना चाहिए, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने उस जमीन पर पैर रखा जहां वो इंस्पेक्शन के लिए आया था। चाहत ने कहा, क्या आप वहां पहुंच गए? मान आसपास देख रहा था, वहां की सराउंडिंग बहुत अच्छी थी और जगह काफी बड़े इलाके में फैली थी। उसने कहा, हाँ जगह तो अच्छी है और यहाँ काम भी अच्छे से हो सकता है, पर जैसा कि मिस्टर बजाज ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में 7 महीने लगेंगे, अब मुझे भी लग रहा है कि शायद इतना समय हमें लग सकता है। ये कहते हुए उसने जमीन की मिट्टी को हाथ में उठाया। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, चाहत एक बार यहाँ आकर देखना चाहोगी? चाहत उसकी आवाज सुनकर सीरियस हो गई। मान बहुत कम ही उसकी मदद मांगता था या फिर उसे कुछ करने को कहता था। उसने जल्दी से कहा, एड्रेस भेजो। मान ने उसे एड्रेस भेज दिया। चाहत ने खुशी को एक मैसेज भेजा कि वह जा रही है और वहां से निकल गई। विवेक जी और दीप्ति चाहत को ढूंढ रहे थे लेकिन वह लड़की अपने कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों से उन्हें पता चला कि वह वहां से जा चुकी है और यह सुनकर वह निराश हो गए। खुशी के कमरे में विराज खुशी के गीले बालों से खेल रहा था। उसने कहा, तो तुम्हें तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ याद है? खुशी जो अपने आप को विराज की गर्म बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसने धीरे से कहा, वह इतना अच्छा नहीं है इसीलिए मैं उसे भूल गई हूँ। हम खुशी को बचपन से ही किसी ने प्यार नहीं दिया था और सब उससे लगभग नफरत ही करते थे। छोटी सी बच्ची इस बात को समझ नहीं पाती थी और धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई, लेकिन जब भी वह दूसरे बच्चों को अपने माता पिता के साथ प्यार से देखती थी उसे बहुत बुरा लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।